नमस्कार दोस्तों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्राचीन भारत सब्जेक्ट को डील कर रहा हूँ और पिछले कुछ लेक्चर्स, कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ कुछ बहुत अच्छे टॉपिक्स को भी कवर किया था, जैसे कि मगध साम्राज्य हो गया, आपका मौर्य साम्राज्य है, गुप्त वंश है इत्यादि। पिछले लेक्चर में हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा था कि स्कंदगुप्त के पश्चात जो है धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, गुप्त साम्राज्य का पतन देखने को मिलता है। भारत पर हूण आक्रमण भी हो रहे थे, तो इसके इन सभी कारणों के तहत जो है गुप्त वंश का धीरे धीरे पतन होने लग जाता है। तो अब हम लोगों को फिर गुप्तोत्तर काल के बारे में इसमें पढ़ना होगा। तो आज का जो मेरा वीडियो जो लेक्चर है वो गुप्तोत्तर काल के बारे में है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश के बारे में। तो पुष्यभूति वंश में जैसे कि नाम ही उसमें वंश में है, चूंकि इसकी जो स्थापना करी थी वो पुष्यभूति के द्वारा ही की गई थी, तो पुष्यभूति वंश इस वंश का नाम पड़ता है। तो पुष्यभूति वंश में जो है पुष्यभूति के बाद जो है जो क्रमिक तौर पर जो शासक हुए वो मैंने यहाँ पर आपको दर्शाए हुए हैं। हालांकि आपको ये सारे नाम याद नहीं रखना है, एक बार फिर भी आप लोग इस पर नजर मार लीजिए। पुष्यभूति, उसके बाद नरवर्धन नाम का व्यक्ति जो यहाँ का शासक होता है, फिर राजवर्धन प्रथम, फिर आदित्यवर्धन, देन आपका प्रभाकर वर्धन। तो आपको एक नाम प्रभाकर वर्धन याद रखना होगा यहाँ पर। और प्रभाकर वर्धन का जो प्रमुख जो पुत्र था उसमें हर्षवर्धन है ना, ये नाम हमको याद रखना है। जो एग्जाम में जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो हर्षवर्धन से ही आते हैं। तो चलिए आगे हम लोग इस टॉपिक को डील करते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक से, गुप्तोत्तर काल से किस किस तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमको एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, इस वंश का जो संस्थापक है वो पुष्यभूति ही हुआ था। तो ये तो आपको नाम से ही ये टिक हो जाएगा। और ये लोग थानेश्वर के कहलाते हैं, क्योंकि इनकी राजधानी जो थानेश्वर में थी, इसीलिए थानेश्वर का पुष्यभूति वंश कहलाता है ये। तो इसका जैसा कि मैंने आपको बताया कि संस्थापक पुष्यभूति हुआ। अब यहाँ एक बहुत प्रमुख चीज है, बाणभट्ट ने जो हर्षचरित लिखा था, इस बाणभट्ट के हर्षचरित से हमें इस वंश के बारे में विस्तृत जानकारियां मिलती हैं। तो क्वेश्चन आपसे एक तो यही पूछा जा सकता है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है, तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा हुआ है। या आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनमें से, या आपको दो चार कृतियां दे दी जाएंगी, कुछ किताबों के नाम दे दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि पुष्यभूति वंश के बारे में आपको इनमें से किससे जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको फिर हर्षचरित टिक करके आना होगा। अब यदि आप पूछेंगे कि इस वंश की उत्पत्ति के बारे में सर आप कुछ बताइए कि आपको कहाँ से क्या जानकारी मिलती है, तो दोस्तों इस वंश के बारे में हमें, इस वंश की उत्पत्ति के विषय में हमें स्पष्ट जानकारियां उपलब्ध नहीं है। तो ये वंश कहाँ से आया, कैसे इसका जो है हमको ओरिजिन जो है, इसके बारे में जानकारियां हमको नहीं मिलती हैं। अब अगर हम ये बात करें कि ये क्या थे, तो ये वैश्य थे या क्षत्रिय थे, तो इसमें भी जो है इतिहासकारों के अलग अलग मत आए। कुछ लोगों ने कहा कि वैश्य थे, कुछ ने कहा क्षत्रिय थे। तो इस तरह से इसमें भी हमारे पास विविध मत रहे हैं। अब पुष्यभूति जो कि इस वंश का संस्थापक था, तो इसके बारे में भी हमारे पास अधिक जानकारी नहीं है। तो अब जानकारी हमको कहाँ से मिली है, तो जो उस समय लेखक रहे या उस समय जो बाहर से जो यात्री आए या जो हमारे यहाँ जो लेखक थे, तो अगर उन्होंने कुछ उनके बारे में वृत्तांत लिखा हुआ है तो हमें उनसे जानकारी मिलती है, अदरवाइज हमें फिर जानकारी नहीं मिलती है। अब गुप्तों के जो अधीनस्थ थे तो उनको क्या कहा गया, सामंत या अधिकारी कहा गया था। तो ये बात अभी यहाँ पर अचानक से इसलिए आ जाती है क्योंकि गुप्तोत्तर काल में देखें तो ये जो व्यवस्था थी, यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, अब वो सामंत पर आधारित हो चुकी थी। तो सामंत क्या थे, तो गुप्तों के वो अधीनस्थ रहे थे। अब अगर हम बात करें राजधानी की, तो इन्होंने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। तो जब गुप्त राजा जो हुए ये दुर्बल हुए थे, तो इनका फायदा पूर्व पंजाब में लोगों ने उठाया और वहां पर जो है इन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी और थानेश्वर को अपनी राजधानी बना लिया था। अब पुष्यभूति की यदि हम बात करें तो इसको जो है शिव का भक्त माना गया है। ये शिव की उपासना करता था, शिव की पूजा पाठ किया करता था। अब पुष्यभूति वंश का प्रथम राजा जो है, हम नरवर्धन कह सकते हैं उसको, ये तो संस्थापक थे पुष्यभूति। अब नरवर्धन के बारे में चूंकि हमको कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, तो
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बीच में कुछ शासक हुए, लेकिन उनके बारे में याद रखना कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है हमारे पास इतिहास में पढ़ने के लिए। तो हम लोग प्रभाकर वर्धन के बारे में कुछ देखते हैं क्या हमारे पास जानकारी है। तो अगर हम बात करें तो इसके द्वारा जो है परम भट्टारक नाम की एक उपाधि ली हुई थी और महाराजा धीराज, ये दो उपाधि आपको प्रभाकर वर्धन की याद रखना होगी, परम भट्टारक और महाराजा धीराज। तो इससे ये हमें क्या स्पष्ट होता है कि एक शक्तिशाली राजा था। तो पुष्यभूति वंश का अगर हम देखें तो प्रथम शक्तिशाली राजा जो है वो प्रभाकर वर्धन ही हुआ था। अब ये किससे समझ में आता है, तो इन दोनों उपाधियों से ये बात हमें समझ में आती है। इसके अलावा चूंकि ये बहुत पराक्रमी राजा हुआ, बहुत शक्तिशाली था, तो इसको जो है प्रतापशील के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये हो सकता है, पूछा जाए इस तरह का कि प्रतापशील के नाम से किस शासक को जाना जाता है। अब जैसा कि हमने देखा अभी पिछले कुछ वंशों में भी देखा है कि जो शासक थे वो अपनी राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे। तो यहाँ पर प्रभाकर वर्धन के लिए भी हमको ये पढ़ने को मिला है कि प्रभाकर वर्धन ने मौखरियों से जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इन्होंने अपनी पुत्री राजश्री जो थी, इसका विवाह कन्नौज के मौखरी शासक थे ग्रहवर्मा, या उनको ग्रहवर्मन कहा जाता था। तो इन्होंने अपनी पुत्री का जो है विवाह ग्रहवर्मन नाम के मौखरी शासक के साथ किया था। तो यहाँ से ये हमको ये पता पड़ता है कि प्रभाकर वर्धन ने भी राज विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध को अपनी एक नीति बना लिया था। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सूर्य की उपासना करते थे। तो जैसा कि हमने देखा था कि पुष्यभूति के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई शिव का उपासक था, तो इनके बारे में हमने क्या देखा कि ये सूर्य के उपासक थे। तो ये कुछ चीजें हमने देखी थी प्रभाकर वर्धन के बारे में। तो फिर से एक बार आप इंपॉर्टेंट बातें देख लीजिए। परम भट्टारक की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि, प्रतापशील भी इनको कहा गया है, और वैवाहिक संबंध में इन्होंने अपनी जो पुत्री थी राजश्री जिसका नाम था, उसका विवाह जो है कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मन से किया था। तो धीरे धीरे अब इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं, इसलिए आपको ये याद रखना होगा। अब नेक्स्ट जो शासक है जिसको कि राज्यवर्धन के नाम से लोग जानते रहे हैं, तो जैसा कि हमने देखा था कि प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी, तो राज्यवर्धन उनमें से ही एक था। तो आइए कुछ राज्यवर्धन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हमें एग्जाम ओरिएंटेड मिलती हैं उनको भी देख लेते हैं। तो प्रभाकर वर्धन के जब जीवन के अंतिम चरण चल रहे थे तो पश्चिम भाग पर हुड़ों से युद्ध ये कर रहे थे, और इनका जो अंतिम जीवन जो है वो हुड़ों से युद्ध करने में समाप्त हो गया था। तो आपको एक बात और यहाँ समझ में आ रही होगी कि चूंकि ये वृद्ध और बीमार हो गए थे, इस कारण जो है राज्यवर्धन को फिर हुड़ों को हराने के लिए, उनको पराजित करने के लिए भेजा गया था। तो यहाँ हमने देखा कि राज्यवर्धन जो हुड़ों के विरुद्ध अभियान कर रहा था, और उसी दौरान जो है प्रभाकर वर्धन की मृत्यु भी हो जाती है। तो इनके जो बहनोई थे ग्रहवर्मन, या आप कह सकते हैं ग्रहवर्मा, इनकी सूचना मिली कि इनको इनकी जो है मालवराज देवगुप्त नाम के व्यक्ति ने हत्या कर दी है। तो अब इनकी जो बहन थी राज्यश्री है ना, अब आप कह सकते हैं वो विधवा हो गई थी, और इनको कन्नौज में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो दो तरफ से जो है राज्यवर्धन के ऊपर संकट आ गया था। एक इनके प्रभाकर, जो इनके पिता थे प्रभाकर वर्धन, उनकी मृत्यु हो जाती है, और दूसरा इनकी जो बहन थे, उनके जो पति थे जो मौखरी वंश के शासक थे ग्रहवर्मन, उनकी हत्या हो जाती है। तो जिस कारण अब कन्नौज पर भी संकट आ जाता है। तो अब इनके पास क्या विकल्प बचता है कि अब कन्नौज को कौन संभालेगा। तो कन्नौज की जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर आ जाती है। कन्नौज का शासन देखने की जिम्मेदारी, कन्नौज की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी अब राज्यवर्धन के ऊपर यहाँ से आ जाती है। अब हम लोगों को अगला शासक राज्यवर्धन के बाद जिसके बारे में पढ़ना है वो हर्षवर्धन हुए। तो जैसा कि हमको पता है कि इनका वंश क्या था, पुष्यभूति वंश था। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, इनकी माता का नाम यशोमती था। ये आपको ज्यादातर जगह पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो यशोमती इनकी माता थी। हर्ष जो है स्वयं को महाराज के स्थान पर कुमार ही कहा करता था। तो ये छोटा मोटा एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखिएगा। तो इनके भाई राज्यवर्धन, ये अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ ही रहे हैं, हर्ष से बड़ा ही था, इसके पहले वही शासक था हर्षवर्धन के पहले। बहन का नाम राज्यश्री था जिसका विवाह कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। इनका जो राज्याभिषेक हुआ था
तो उस समय इनकी आयु मात्र जो है 16 वर्ष थी। तो बहुत बहुत खास बात है, बहुत अल्प आयु में ही इनका राज्याभिषेक हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत कम एज में ही जो है इनको शासन का जो है इनको जिम्मेदारी मिल जाती है। अब हर्ष ने क्या किया, अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ट्रांसफर कर ली थी। तो क्यों करी थी, ये कारण हमको पहले ही देखने को मिल गया था कि राजवर्धन के समय में ही प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती। जब राजवर्धन जो है हुणों को पराजित करने गए थे उसी समय प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। और साथ में जो राजवर्धन की जो बहन थी उसके पति जो कि मौखरी वंश के शासक थे जिनका नाम ग्रहवर्धन था, उनकी हत्या भी हो जाती है। तो इस कारण अब कन्नौज खाली हो जाता है। कन्नौज का शासन कौन देखेगा। तो इस कारण ये सब चीजों को देखते हुए हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर ली थी, कन्नौज कर ली थी। तो अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल को जो है कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर लिया था, या थानेश्वर से कहाँ ट्रांसफर कर लिया था। तो थानेश्वर से उन्होंने कन्नौज ये अपनी कैपिटल ट्रांसफर कर ली थी। अब यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन ने अपने दरबार में किसको संरक्षण दिया हुआ था। तो यहाँ पर कादम्बरी और हर्षचरित के जो रचयिता थे बाणभट्ट, और सुभाषित वली के जो रचयिता थे मयूर, 2 लोग हो गए। और तीसरे जो चीनी विद्वान थे होएनसांग, जिनका कि हमें वृत्तांत सीयू की नाम की किताब से मिलता है। तो क्या क्या 3 नाम आपको याद रखना है, बाणभट्ट, मयूर और होएनसांग। ये 3 लोगों को जो है हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य में, या आप कह सकते हैं अपने दरबार में संरक्षण दिया हुआ था। तो एक तो आपको ये याद रखना होगा कि कादम्बरी और हर्षचरित के रचयिता कौन है, तो बाणभट्ट है। किस किस के, कादम्बरी और हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट थे। और सुभाषित वली के रचयिता मयूर थे। और सीयू की जो है वो होएनसांग के द्वारा, ये चीनी यात्री थे, इनके द्वारा लिखा हुआ था। अब हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो जाती है। इनकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूषी वंश का यहाँ पर हमको अंत देखने को मिलता है। अब हमें क्वेश्चन और कहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो हर्ष के शासन प्रशासन के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस समय जो है क्या सामाजिक व्यवस्था थी, तो धार्मिक दशा कैसी थी, तो आर्थिक व्यवस्थाएं क्या थी, यहाँ पर थोड़ा बहुत तो हमको उसके बारे में देखना ही पड़ेगा। हालांकि इस एरिया से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अभी तक एग्जाम्स में आए नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत मैंने पॉइंट्स यहाँ आपके लिए निकाले, उनको आप लोग जरूर देख लें एक बार। तो हर्ष का जो शासन प्रबंध था वो कैसा था, तो जैसा कि हम लोगों को ये पता ही है कि वह एक कुशल प्रशासक था, है ना। अब उसके जो शासन के बारे में है तो बाणभट्ट के हर्षचरित से हमको पता पड़ता है, और होएनसांग का जो सीयू की जो उसने लिखा था सीयू की नाम से, उससे जो है हमें उसके शासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब यहाँ इन्होंने बताया था कि सम्राट की जो दिनचर्या थी वो 3 भागों में बटी हुई थी। तो एक हिस्सा वो प्रशासनिक कार्यों के लिए देता था और 2 हिस्से जो है वो धार्मिक कार्यों के लिए दिया करता था। तो अब ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि इस तरह की व्यवस्था हमको प्रशासनिक व्यवस्था किसके समय में देखने को मिलती है, तो वह हर्षवर्धन था, ठीक है ना। तो अपनी दिनचर्या को उसने 3 भागों में बांट रखा था। एक भाग में वो प्रशासनिक कार्य देखा करता था और दूसरे भाग में वह 2 अन्य भागों में वह धार्मिक कार्यों को देखा करता था। अब अगर हम मंत्री परिषद की बात करें तो सम्राट की सहायता के लिए उसमें मंत्री परिषद हुआ करती थी। मंत्री जो है या तो उनको उस समय सचिव या अमात्य कहा जाता था। तो आपको अगर वो पूछेंगे भी तो अमात्य टिक करवाएंगे एग्जाम्स में। तो आपको याद रखना होगा कि हर्षवर्धन के समय में जो मंत्री परिषद के जो मंत्री होते थे उनको अमात्य कहा जाता था। अब बाणभट्ट ने लिखा है, बाणभट्ट के अनुसार भंडी जो है ये हर्ष के समय मंत्री परिषद का प्रमुख यानी हेड हुआ करता था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भंडी कौन हुआ करता था या इस समय मंत्री परिषद के हेड को क्या बोलते थे, तो आपको याद रखना होगा भंडी कहा जाता था। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि युद्ध और शांति का जो है मंत्री वह कौन होता था, उसे क्या कहा जाता था, तो उसे अवंती कहा जाता था। याद रखिएगा, अवंती कौन था, युद्ध और शांति का मंत्री हुआ करता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा विदेश सचिव के लिए महासंधि विग्रहिक नामक शब्दावली यहाँ पर यूज करी गई है पदाधिकारी के लिए। और इसके अलावा होएनसांग ने ऐसा बताया है कि जो पदाधिकारी होते थे तो उनको साधारणतः नगद वेतन नहीं मिलता था,
तो उन्हें क्या दे दिया जाता था, उन्हें भूमि खंड दे दिए जाते थे कि ये भूमि का टुकड़ा है, ये आपका है साहब, आप इससे जो है अपना भरण पोषण करते रहे। तो यहाँ नगद वेतन देखने को नहीं मिला हर्षवर्धन के शासनकाल के समय। तो मौर्य काल में तो हमने नगद वेतन देखा है कि उनको नगद वेतन दिया जाता था, ठीक है ना, लेकिन गुप्तोत्तर काल में ये नगद वेतन की व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। तो एक डिफरेंस याद रख लीजिएगा कि मौर्यों के यहाँ पर नौकरशाही जो थी, जो ब्यूरोक्रेसी थी, उसको नगद वेतन दिया जाता था, लेकिन गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन के समय में ये ऐसा नहीं था। और मौर्य काल में पद भी वंशानुगत नहीं था, लेकिन गुप्तोत्तर काल में जो है पद वंशानुगत भी हो चुका था। अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन काल में सैनिक संगठन कैसा था। तो इनकी हर्ष की जो सेना थी उसको चतुरंगणी कहा गया है, अर्थात इसमें पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी की टुकड़ियां हुआ करती थी। तो यहाँ 4 हिस्से हमको देखने को मिले हैं, तो इसलिए 4 से चतुरंगणी शब्द बना है। तो ये चतुरंगणी सेना हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर थी, तो हर्षवर्धन में के समय में थी, और क्या था, तो पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी, इसके 4 टुकड़ियां होती थी। अब हर्ष के पास एक जल बेड़ा भी था, तो इसका उल्लेख हमें बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेखों से प्राप्त होता है। तो अब इस तरह का जल बेड़ा अभी तक हमको और किसी शासक के शासनकाल में देखने को नहीं मिलता है जो कि सैन्य संगठन का हिस्सा रहा हो। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी किसको कहा गया है इस समय, तो वो था महाबलाधिकृत। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट वर्ड है, लेकिन याद रखने की कोशिश करिएगा। जब आप मेरे लेक्चर को 2-3 बार सुन लेंगे तो वैसे ही आपको चीजें याद होने लग जाएंगी। स्कंदगुप्त जो है ये गज सेना का प्रधान हुआ करता था। इसके अलावा कुंतल, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, तो अश्वरोही सेना जो है उसका प्रधान कौन होता था, कुंतल होता था। तो गज सेना का प्रधान कौन था, स्कंदगुप्त कहते थे उसको, और कुंतल जो है ये अश्वरोही सेना का प्रधान था। तो ये अलग अलग शब्दावली यहाँ पर दी हुई है। तो जो सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन हो गया, तो उसको महाबलाधिकृत कहा गया है, और गज सेना का स्कंदगुप्त हो गया, अश्वरोही का कुंतल हो गया। अब सेना के लिए शिविर होते थे जिन्हें स्कंदावार कहा गया यहाँ पर। अब देखिए शिविरों के लिए भी अलग यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज की गई थी। चलिए ये तो था कुछ सैन्य संगठन के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी होंगी एग्जाम के लिए। अब इस समय कानून व्यवस्था कैसी थी, तो ये हमको कई स्रोतों से पता पड़ता है कि हर्षवर्धन के समय जो कानून व्यवस्था थी काफी कठोर थी। आजीवन कारावास तो दिया जाता था, साथ में अंगभंग तक की सजाएं दे दी जाती थी कि आप सजा दे दी कि भाई इनका हाथ आप तोड़ दीजिए या पैर तोड़ दीजिए, इस तरह की सजाएं भी दी जाती थी। अब गुप्त काल की तुलना में दंड विधान यहाँ पर ज्यादा कठोर थे, यानी गुप्तोत्तर काल में जो पनिशमेंट दिया जाता था वो ज्यादा हार्श हो चुका था, ज्यादा कठिन हो गया था। इसके अलावा हम बात करें तो मौर्य काल में जैसा हमने देखा था कि विशेष अवसरों पर बंदियों को मुक्त भी किया जाता था, है ना, इसी तरह से यहाँ भी हमको देखने को मिला कि यहाँ भी विशेष अवसरों पर, जैसे कि अगर राजकुमार का अगर मान लीजिए जन्मदिन वगैरह है तो उस समय बंदियों को, है ना, मुक्त भी किया जाता था। अब शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सम्राट न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी भी था। तो यहाँ पर कई पुलिस अधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि दंडिक, दंडपाशिक, चाट भाट इत्यादि। तो ये तो था कुछ कानून व्यवस्था के बारे में। अब राजस्व व्यवस्था भी देख लेते कैसी थी। तो यहाँ टैक्सेशन पॉलिसी थी, टैक्स लिया जाता था, और यही जो है साम्राज्य की आय का प्रमुख सोर्स भी था। तो भूमि कर था जो कि उपज का कितना था, 1/6 था। तो 1/6 था भूमि की उपज का, ये टैक्स लिया जाता था। और कृषि भाग की माप कर भूमि कर का निर्धारण होता था। तो आप देखिए बकायदा जो है वह बड़ी व्यवस्थित हमको व्यवस्था देखने को मिली थी, जो कि रेवेन्यू सिस्टम था यहाँ का। अब हम लोग देखते हैं कि प्रांतीय और स्थानीय शासन कैसा था। तो यहाँ देखिए आप लोग, पहले जो साम्राज्य था वो प्रांत में विभाजित था। प्रांत जो थे वो जिले में विभाजित थे। जिले जो है पाठक, जिसको कि हम लोग आजकल तहसील कहते हैं। तो जिले को उस समय विषय कहा गया है। प्रांत को हर्षवर्धन काल में भुक्ति कहा गया है। तो साम्राज्य किस में विभाजित थे, प्रांत में विभाजित थे, जिसको कि उस समय भुक्ति कहा गया है। प्रांत या भुक्ति जिले या उस समय जिनको विषय कहा गया, विषय में विभाजित थे।
और जिले या विषय जो है पाठक, जिसको कि आजकल हम लोग तहसील कहते हैं, तहसील में विभाजित थे, और पाठक या तहसील जो है ग्रामों में विभाजित थे। तो ये तो था कि किस तरह से यहाँ पर डिवीजन था, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कैसा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो साम्राज्य था ये सामंती ढांचे पर आधारित हो गया था, यानी अब सामंत जो है वो ज्यादा पावरफुल होने लग गए थे। तो भुक्ति का जो शासक था उसको क्या कहा गया है, तो उसको उपरिक कहा गया है। तो भुक्ति हमारे उसमें क्या था, प्रांत को भुक्ति कहा गया है। तो अब इसका हेड कौन था उस समय, उसको उपरिक या गोप्ता, ये राजा स्थानीय या लोकपाल कहा जाता था। अब आपको क्या याद रखना है, एटलीस्ट ये दो याद रखिए, उपरिक या गोप्ता कहा जाता था। तो जो मेन प्रांत थे उनमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन सामान्यतः राजकुमारों को दिया जाता था। उसके अलावा जो प्रांत बचते थे तो वहां किसी और को भी एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाता था। अब जो भुक्ति था इसका जो विभाजन था वो विषयों में किया गया था। इसका जो प्रधान होता था उसको विषयपति कहा जाता था। तो विषय का प्रधान कौन हो गया, विषयपति हो गया। विषयपति की जो बहाली होती थी यानी जो उसकी नियुक्ति होती थी वो प्रांतपति करता था, ठीक है ना। तो प्रांतपति कौन किसको अपॉइंट करता था, विषयपति को अपॉइंट करता था। अब कभी कभी जो विषयपति होता था उसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा भी की जाती थी। ऐसा नहीं था कि विषयपति की नियुक्ति केवल प्रांतपति ही करता था या भुक्ति ही करता था, उसकी नियुक्ति कभी कभी सम्राट के द्वारा भी की जाती थी। प्रांत और जिलों में हमको क्या देखने को मिला, दंड पाशिक, दांडिक, नगर श्रेष्ठी जैसे ये प्रमुख अधिकारी भी हमको देखने को मिले। तो जैसे हमारे यहाँ पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह के हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस मशीनरी होती है, इस तरह से उस समय भी इस तरह की मशीनरी देखने को मिली है। अब विषय में क्या क्या आते थे, जैसा कि हमने देखा विषय में पाठक यानी तहसीलें आती थी। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई हो गई। तो ग्राम हमने देखा यहाँ सबसे छोटी इकाई हो गई। तो ग्राम का प्रधान को क्या कहा जाता था उस समय, ग्रामाक्षिक पलिक कहा जाता था। और इनकी सहायता के लिए कौन होते थे, कर्णिक होते थे। तो ये हमने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखा। तो यहाँ हमको क्या याद रखना है कि साम्राज्य प्रांत में जिनको भुक्ति, प्रांत जिलों में जिनको विषय, और विषय जो है पाठक जिनको की तहसील, और पाठक या तहसील को ग्राम में विभाजित किया जाता था। ये जरूर से आप लोग याद रखें। और इनके हेड को क्या कहा जाता था, ये बहुत प्रमुख बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर आप लोग याद रखें। तो आइए हम देखते हैं कुछ सामाजिक जीवन से जुड़े मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। तो इस काल का जो समाज था वो भी वर्णाश्रम व्यवस्था पर ही आधारित था। तो वही 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हमको देखने को मिले हैं गुप्तोत्तर काल में भी। अब इस समय जो है गुप्तोत्तर काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। तो धीरे धीरे उनकी कंडीशंस जो है डिटोरिएट होने लग गई थी। उच्च वर्ग की स्त्रियां, उनको ही शिक्षा लेने का अधिकार था। तो जो हायर क्लास, जो उच्च वर्ग से जो महिलाएं थी वही एजुकेशन ले सकती थी, बाकी को एजुकेशन लेने के अधिकार खत्म हो गए थे। तो सजातीय विवाह तो होते ही थे, है ना, अंतरजातीय विवाह नहीं होते थे। लेकिन ये केवल जो है अंतरजातीय विवाह जो है केवल राजा ही कर सकते थे, ठीक है। समाज में एक विवाह, सती प्रथा ये प्रचलित थी। राजाओं द्वारा जो है बहु विवाह भी किए जाते थे। समाज में सती प्रथा प्रचलित थी। तो सती प्रथा वैसे अच्छी प्रथा नहीं मानी जाती है, लेकिन गुप्तोत्तर काल में हमको देखने को मिली। तो आप लोग याद रखिएगा, चूंकि यहाँ स्त्रियों की दशा जो है खराब होती जा रही थी, तो सती प्रथा स्वाभाविक रूप से है कि वो होना ही और बढ़ती भी जाएगी। अब राजश्री जो थी, जो कि प्रभाकर वर्धन की सिस्टर थी, से हर्षवर्धन द्वारा बचाए जाने का उल्लेख भी मिलता है। सॉरी, प्रभाकर वर्धन की डॉटर थी, तो उनके द्वारा जो है हर्षवर्धन के द्वारा उसको सती होने से बचाया भी जाता है। इस बात के प्रमाण हमको मिलते हैं। राजश्री के द्वारा सती होने की कोशिश की गई थी। और आर्थिक दशा की हम लोग बात करते हैं, तो इस काल में जो जीविका का प्रमुख साधन था वो क्या था, कृषि था। तो भूमि का जो अधिकांश भाग था वो किनके पास था, वो सामंतों के अधिकार में था। तो सामंतवाद आप आ चुका था, जैसा कि हमने देखा था कि सामंत जो है वो लोग पावरफुल होने लग गए थे। तो कुछ जमीन जो थी ब्राह्मणों को भी दान में दी जाती थी। तो भाई ब्राह्मण जो है वर्ग में सबसे ऊपर थे, है ना, तो उनको कुछ जमीन दान में दे दी जाती थी।
अब कृषि अकेला नहीं था, उद्योग और व्यापार भी थी, तो उद्योग और व्यापार से भी लोग अपनी आजीविका चलाया करते थे। तो क्रय विक्रय होने वाली वस्तुओं पर कर वसूलने का उल्लेख भी मिलता है। मतलब यहाँ पर जो खरीद फरोख्त होती थी, जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो बेची खरीदी जाती थी, उन पर अब जो है गवर्नमेंट टैक्स भी लेने लग गई थी। अब हम धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो हर्ष चरित में हमको ये उल्लेख मिलता है कि हर्ष जो है वह शिव का परम भक्त था। ये मैंने आपको सबसे शुरू में भी ये बात बताई थी। गुप्तोत्तर काल में सूर्य उपासना के भी प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। बाणभट्ट ने उज्जैन के लोगों को सूर्य का उपासक भी कहा है। अब देखिए, चूंकि हम लोग एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, उज्जैन मध्य प्रदेश में आता है, तो बाणभट्ट ने उज्जैन के लोगों को सूर्य का उपासक कहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है। बाणभट्ट की रचनाओं में उस काल में देवियों को उपासना के भी प्रमाण मिलते हैं। मतलब अब इस काल से जो है जो देवियां हुई हैं उनकी भी पूजा पाठ की जाने लग गई थी। अब इस काल में सिर्फ हिंदू धर्म को ही नहीं बढ़ावा मिला है, बल्कि बौद्ध और जैन धर्म का भी हमको अत्यधिक मात्रा में प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। तो ये तो था कुछ धार्मिक जीवन के बारे में। दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि गुप्तोत्तर काल के बारे में था। आशा है दोस्तों आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही होगी और आप लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रारंभिक परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होंगे। मेरी बहुत सारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों।